नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग संविधान का विकास क्रम पढ़ रहे थे और इसके पहले मैंने 4 लेक्चर ले चुका हूं एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर, और आज ये हमारा आखिरी लेक्चर है। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में वादा किया था कि अब हम संविधान के विकास क्रम पर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे और हम एक पार्ट और बनाकर इसको ख़त्म करेंगे। तो आज हम कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम कैबिनेट मिशन में 1946। तो पिछले वीडियो में हमने जो भी कुछ पढ़ा वो परिवेश था, वो टाइम पीरियड हमारा था वर्ल्ड वार 2 का। अब वर्ल्ड वार 2 अब ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर क्या होता है, वर्ल्ड वार 2 के एंड के बाद जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार बनती है। तो लेबर पार्टी की सरकार, कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है और लेबर पार्टी की सरकार बनती है। और इस सरकार से चुनकर आते हैं हमारे क्लीमेंट एटली जी। चुनकर आते हैं और ये एटली जी अब ये ध्यान देते हैं कि अब उनका रहता है कि अब इंडिया को हम फ्री कर देंगे, ये घोषणा कर देते हैं। तो इसीलिए ये कैबिनेट मिशन बनाकर भेजते हैं कि इंडिया को फ्री करने से पहले हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मेक करना होगा। तो ये 3 मेंबर की मिशन भेजते हैं और इसका नाम कैबिनेट मिशन इसलिए पड़ता है बिकॉज ये तीनों के तीनों उस तत्कालीन समय के कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इस मिशन का नाम क्या पड़ता है, कैबिनेट मिशन। तो इस मेंबर में 3 मेंबर रहते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा अच्छा सा फैक्ट बताता हूँ। तो हम आते हैं सेकंड नंबर स्लाइड पर। ये आप तस्वीर देख रहे हैं गांधी जी की। तो ये गांधी जी की तस्वीर पैथिक लॉरेंस के साथ है और इसके बगल आप तस्वीर देख रहे होंगे 500 रुपये में नोट की गांधी जी की। तो जो हमारी पैथिक लॉरेंस जी के साथ तस्वीर ली गई थी, ये गांधी जी का जो हम देखते हैं नोटों में तस्वीर, ये बिल्कुल उसी तस्वीर से बनाई गई है। तो गांधी जी की जो तस्वीर नोटों में हम देखते हैं वो पैथिक लॉरेंस के साथ जो खींची गई तस्वीर से ही बनाया गया है। तो ये छोटा सा फैक्ट था जो मैंने आपको बताना समझा। अब बेटा हम टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हम बात करते हैं कि इसमें 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। अब इसमें इनके 2 मेन एजेंडे थे कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर दी जाए, अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाए, और फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, इस बारे में इन्होंने ये मिशन लेकर आए। तो ये मिशन जो हमारे इंडिया में आता है, इंडिया में मिशन ये मार्च 1946 में आता है और मई 1946 तक रहता है। लेकिन होता क्या है, इस बीच ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग से मिलकर बात करने का ट्राई करता है, बट ये दोनों लोग अपनी मांगों पर अटक रहते हैं। कांग्रेस तो चाहती है कि देश हमारा अलग ना हो और मुस्लिम लीग हमेशा से पृथक पाकिस्तान की डिमांड पर अड़ी रहती है। तो ये लोग किसी एक पॉइंट पर आ नहीं पाते हैं। दोनों जो ये कैबिनेट मिशन था चाहता था कि दोनों के ब्रेक लॉक को ख़त्म किया जाए, दोनों के मनमुटाव को ख़त्म किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अब हम आगे देखते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के, क्योंकि होता क्या है जब ब्रेक लॉक ख़त्म नहीं हो पाता है तो ये अपना प्रपोजल लगते हैं। 3 महीने बाद ये अपना प्रपोजल लगते हैं, मार्च से मई तक रहते हैं और फिर बोलते हैं कि अब बातचीत से कोई हल नहीं निकल रहा है तो आप हमारा प्रपोजल देखिए। तो ये प्रपोजल देते हैं कि रिजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ फुल फ्लैश पाकिस्तान। अब ये इसमें स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग नहीं होगा, इंडिया क्या रहेगा, एक यूनियन ही रहेगा। ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस इनटू 3 सेक्शन। जो हमारा प्रोविंसेस है वो 3 सेक्शन में बढ़ जाएगा, जैसे जो मैं आपको दिखाता हूँ अगली स्लाइड में। जो हमारा प्रोविंसेस है वो 3 सेक्शन में बढ़ जाएगा। जो हमारा प्रोविंसेस है वो 3 सेक्शन में बढ़ जाएगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइड में।
द रिसेंट फ्लाइट। जैसा आप देख पा रहे हैं आप लोग, तो हमारा जो 3 सेक्शन में बढ़ जा रहा है, मद्रास, बॉम्बे, सीपी, यूपी, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, NWFPF, सिंध, बंगाल, असम। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन ए हमारा हिंदू बाहुल्य एरिया है, और सेक्शन बी और सी क्या है, मुस्लिम बाहुल्य एरिया। तो अभी इस पर हम बाद में बात करते हैं कि इससे क्या होता है, इससे क्या स्पष्ट रूप मिलता है, इस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले हम इनके और मुख्य बिंदु पर बात कर लेते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस इनटू 3 सेक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की बात की गई, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल डिफरेंस एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें बोला गया कि जो सेंटर रहेगा वो क्या करेगा, सिर्फ किस बिंदुओं पर बात करेगा, सिर्फ सेंटर के हाथों में सिर्फ डिफेंस रहेगा, एक्सटर्नल अफेयर रहेगा। यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है बेटा लोगों, कंट्रोल डिफेंस होगा यहाँ पर, कंट्रोल डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। और जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी वही क्या करेगी, फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली करेगी। तो इस प्रपोजल में ये रहता है कि इस प्रपोजल में बोला जाता है कि जितनी भी यूनियन हैं, यूनियन की पावर को इसमें लिमिट किया जाता है, और बोला जाता है कि जितने हमारे प्रोविंसेस हैं वो सारे के सारे अपना अपना सेपरेट कानून बना सकते हैं। इसमें साफ साफ बात बोली जाती है कि आप सब लोग अपना अपना राज्य का अपना अलग अलग कानून बनाइए, अपने अपने प्रोविंस का अलग अलग कानून बनाइए, आपको पूरी फ्री छूट है। और आप क्या करिए, इसीलिए इसको क्या कर दिया उन्होंने, 3 ग्रुप में बांट दिया। जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया अलग हैं, हिंदू बाहुल्य एरिया अलग हैं, इस तरीके से उन्होंने इसको 3 सेक्शन में बांट दिया। तो इसमें ये शर्त रहती है कि हर 5 साल बाद अगर कोई चाहे तो अपना ग्रुप चेंज कर सकता है। जो ग्रुप ए वाला है वो ग्रुप बी में जा सकता है, ग्रुप बी वाला ग्रुप सी में जा सकता है। तो ऐसा इन्होंने प्रावधान रखा। और हर 10 साल बाद आप सब लोग एक साथ चर्चा कर सकते हैं कि जो हमने पूरे यूनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उस पर आप फिर से पुनर्विचार कर सकते हैं। तो होता क्या है इस कानून में कि मद्रास, बॉम्बे, जैसा मैंने भी इसके पहले बताया कि 3 सेक्शन में बढ़ जाता है। तो हर बार की तरह लोगों को लगता है कि मुस्लिम लीग इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन इस बार क्या होता है, मुस्लिम लीग इसको ज्वाइन कर लेती है और इसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो मुस्लिम लीग ज्वाइंड ऑन 6 जून 1946 एंड कांग्रेस ज्वाइन ऑन द 24 जून 1946। अब हम बात करते हैं कि मुस्लिम लीग, अब जैसे आपने पढ़ा कि इसमें तो पूरी तरीके से पृथक पाकिस्तान की डिमांड को पूरी तरीके से नाकार कर दिया गया था। तो आपको तो लग रहा होगा कि तो इस बार तो जिन्ना जी कैसे मान गए। तो जिन्ना जी इस वजह से मान गए कि उनको लगा कि जिस तरह के पाकिस्तान की मैं डिमांड कर रहा था, अब मैं उससे बड़ा पाकिस्तान ले सकता हूँ, क्योंकि इसमें दो मुस्लिम बाहुल्य एरिया आ रहे थे। और कांग्रेस ने इसको इसलिए एक्सेप्ट कर लिया कि कांग्रेस को लगा कि अब तक जितने प्लान आए हैं अब तक सबसे बेस्ट है, कम से कम हमारा देश 2 भागों में बढ़ तो नहीं रहा है। तो दोनों इस लॉ के लिए दोनों के अलग अलग इंटरप्रिटेशन रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि मुस्लिम लीग इसका बाद में विरोध करती है और मुस्लिम लीग इसको छोड़ देती है, क्योंकि बाद में कांग्रेस अपनी बात रखती है कि प्रोविंसेस चाहें तो अपनी मर्जी से अपना सेपरेट कानून बनाएं या पूरे देश के कानून को माने। तो इस बात पर मुस्लिम लीग की नहीं बनती है, और इस वजह से क्योंकि कांग्रेस की इस बात का कैबिनेट मिशन भी सपोर्ट करता है, तो इस वजह से मुस्लिम लीग इस चीज़ को छोड़ देती है। और 16 अगस्त को ये डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अपना मनाते हैं, आह्वान करते हैं, और मुस्लिम लीग पूरी तरीके से इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। तो इसमें हमने समझा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट था, कैबिनेट मिशन को उसने किस पर्सपेक्टिव से देखा, कांग्रेस ने किस पर्सपेक्टिव से देखा, मुस्लिम लीग ने किस पर्सपेक्टिव से देखा। तो दोनों के अलग अलग नज़रिए थे और दोनों का अलग अलग प्रावधान था। अब हम पढ़ते हैं, जैसा मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे अपने 2 छोटे मोटे टॉपिक हैं, बड़े टॉपिक नहीं हैं हमारे। माउंटबेटन प्लान।
तो होता क्या है कि देश में सांप्रदायिक हिंसा और गृह युद्ध की स्थिति की तीव्रता देखते हुए, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में काफ़ी अब इस समय गर्मा गर्मी आ चुकी थी, तो उस टाइम पर 3 जून 1947 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन जो आते हैं, ये माउंटबेटन प्लान लेकर आते हैं। उनकी अध्यक्षता में क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के प्रश्न पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं को एक साथ एक योजना तैयार की गई, जिससे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये जो योजना है वो इंडिया और पाकिस्तान के डिवाइड की योजना थी। द प्लान फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पावर इंडियंस एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री वॉज लेट डाउन इन द माउंटबेटन प्लान एंड इट वॉज गिवन अ फॉर्मल सेव्स बाय अ स्टेटमेंट्स मेड बाय अ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 3 जून 1947। जो मैंने इसके पहले आपकी बात कही उसी बात का इसको यहाँ पर पॉइंट में लिखा हुआ, यही इसकी 2 योजना थी। और इसमें क्या बोला गया कि जो पाकिस्तान बटेगा, जो आप जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से बटेगा, तो पाकिस्तान हमारा बटता है बांग्लादेश, जिससे हम क्या कहते थे उस टाइम पर, ईस्ट पाकिस्तान, और जो हमारा और वेस्ट पंजाब, तो ये 2 हिस्से हैं वो पाकिस्तान में बढ़ जाएंगे। और ऐसा आगे चलकर होता भी है। तो ये हमारे लॉर्ड माउंटबेटन प्लान की कुछ मुख्य बातें हो गई। और इसके बाद हम समझते हैं अपने आखिरी पॉइंट के, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो माउंटबेटन की जो 3 जून 1947 की योजना पर दोनों समुदायों द्वारा सहमति प्रदान करने के उपरांत ब्रिटिश संसद ने उक्त योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक का प्रारूप तैयार किया और इस विधेयक को ब्रिटिश संसद द्वारा बहुमत से पारित कर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से स्थापित किया, मतलब जिसका नाम क्या हो गया, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। तो जो हमारा पहले कानून चल, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसी को क्या बोला गया कि अब इसी को आप लोग इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू अपना लीजिए। तो जिसमें इसकी जितनी पॉलिसी है, जब तक हमारा पूरा इंडिया रिपब्लिक नहीं बन जाता है, जब तक हम डोमिनेंट स्टेटस में रहते हैं 26 जनवरी 1950 तक, तब तक हमारे देश में यही कानून चलता है। और इवन पाकिस्तान, बर्मा, इन सब में भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चलता है। ये हमने पार्ट में पढ़ाया है। अगर आपको पढ़ना चाहें तो पढ़, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। आप पढ़ना चाहें तो वहाँ पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं, इसकी हमने प्लेलिस्ट बना कर रखी है। तो इसके मेन रिजल्ट रहता है कि एबोलिशन ऑफ सॉवरेनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से हम पूरी तरीके से सवर्ण हो जाते हैं और हमारे देश में कोई क्राउन रूल नहीं रहता है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी यहाँ से हट जाते हैं। तो ये हमारे इस पॉइंट की कुछ मुख्य बातें थी। अब आज मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड करता हूँ और हमने काफ़ी कुछ सीखा अपने, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं पेट के प्रोस्पेक्टिव से बना रहा हूँ। तो हमने मुख्य बिंदुओं को रखा और वादा करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन सीरीज लाने की भी तैयारी में हूँ, तो वो भी मैं लेकर आऊँगा। जैसा मैंने वादा किया है कि क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। हमने पढ़ तो लिया, अपनी तैयारी को भापेंगे तो भी, तो कुछ जल्दी ही आपके साथ क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, इसकी सीरीज को लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी में हम अंतरिम सरकार का गठन को भी अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने इस टॉपिक में उसको इसलिए नहीं लिया बिकॉज वो हमें काफ़ी कन्फ्यूज कर देता। लेकिन अगर हम अंतरिम सरकार के गठन को और संविधान के निर्माण को साथ साथ पढ़ेंगे तो टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसा मैंने डिज़ाइन किया, मैंने सोचा कि इसको वहाँ पढ़ाया जाए। यहाँ भी हम पढ़ा सकते थे लेकिन इस वीडियो में आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आता। तो हम अंतिम सरकार के गठन को और संविधान के निर्माण को हम समझेंगे कि संविधान के निर्माण में क्या क्या बाधाएं आई, क्या क्या हमारे जो संविधान के निर्माताओं ने क्या क्या कष्ट सहे, सब कुछ समझेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बिकॉज जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आपके एप्रिसिएशन की इस समय में बहुत ज़रूरत है। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हर बार की तरह इस वीडियो का एंड मैं उसी बातों से करता हूँ। अपनी माता पिता की सेवा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए, और आपका जो परम कर्तव्य है
निष्ठावान तरीके से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।